हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ हम सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी सीरीज चल रही है 61 इम्पॉर्टेंट रूल्स की। उसका आज रूल नंबर 35 मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तक हम 34 रूल्स पढ़ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उनके साथ ही साथ मैंने आपको कुछ बोनस रूल्स भी बताए हैं और भी कई सारी चीज़ें बताई हैं जो आपको इंग्लिश में एरर सॉल्व करने में, क्लोज टेस्ट में, PQRS में, हर जगह आपको जो है काम आएंगी। प्रॉपर ग्रामर जो है आपकी स्ट्रांग हो जाएगी ये सारे रूल्स पढ़ने के बाद। आज है हमारा रूल नंबर 35, जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या आप में से कोई भी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में जानता है? थोड़ा सा भी आइडिया है किसी को? किसी को भी ज़रा सा भी आइडिया हो? नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको। जैसे लिखा हुआ है ईच अदर, ये क्या है बताइए? ये कौन सा प्रोनाउन है? लिखा हुआ है वन अनदर, ये क्या है? ये कौन सा प्रोनाउन है? ये भी आपका क्या है? ये इसी को कहते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है ना। अब ये रूल में किस तरह से यूज़ होगा, इसको हम किस तरह सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ये सारी बातें इसमें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ईच अदर किन के लिए यूज़ होता है? ईच अदर यूज़ होता है फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। किसके लिए यूज़ होता है? फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। और जो वन अनदर है, ये किसके लिए यूज़ होगा? फॉर मोर देन टू। जहाँ भी दो से ज़्यादा चीज़ें या दो से ज़्यादा इंसान होंगे वहाँ हमारा क्या यूज़ होने वाला है? वन अनदर। और जहाँ पे दो इंसान होंगे, दो पर्सन होंगे, दो थिंग्स होंगी, दो चीज़ें होंगी, वहाँ पे क्या यूज़ होगा हमारा? ईच अदर। बात क्लियर हो गई यहाँ से? अब सिंपल से थे एग्जांपल्स देखेंगे हम, वहाँ से इसका यूज़ हम आराम से समझ जाएंगे। जैसे पहला आपका एग्जांपल लिखा हुआ है द, ध्यान से देखिएगा सेंटेंस, द टू कैट्स वर फाइटिंग। दो कैट्स आपस में फ़ाइट कर रही थी, ठीक है ना। विथ, अब यहाँ पे क्या लगेगा बताइए? ईच अदर लगेगा या फिर वन अनदर लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से दिमाग लगाइए, क्या लग सकता है यहाँ पे? जो चीज़ मैंने आपको बताई उसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट है ही वॉज सो अफ्रेड। ही वॉज सो अफ्रेड दैट, अफ्रेड मतलब क्या होता है? डरा हुआ। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीस knocked his knees knocked against। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या लगेगा, ईच अदर या वन अनदर। क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या लगेगा? अब देखो यहाँ पे क्या लग सकता है, फटाफट से दिमाग लगाएं। यहाँ पे क्या लग सकता है? यहाँ पे कितने कैट्स हैं? टू कैट्स। और फाइट कर रही हैं किसके बीच में? आपस में। अगर दो चीज़ें हैं, दो पर्सनस हैं, दो थिंग्स हैं, तो क्या लगेगा हमारा? हमेशा याद रखिएगा, हमारा लगेगा ईच अदर। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपका आएगा ईच अदर, ना कि वन अनदर। क्लियर है बात या नहीं है? अगर दो से ज़्यादा होती तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ होता? वन अनदर। बात समझ में आ गई? इतना सा रूल है बस। अब यहाँ पे देखो ही वॉज सो अफ्रेड, वो बहुत डरा हुआ था, दैट हिज नीज नॉक्ड अगेंस्ट वॉट। यहाँ पे क्या लगेगा? ईच अदर या वन अनदर? यहाँ पे भी लगेगा आपका ईच अदर। नीज मतलब होता है आपका घुटना, और जो कि दो ही होते हैं हर किसी के चार हो तो भाई पता नहीं, पर दो ही होते हैं। दो ही होते हैं और आपस में नॉक कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं या फिर डर रहे हैं, तो आपस में कांपते नहीं बंदे। तो क्या हो रहा है? दो ही है ना, इसलिए यहाँ पे ईच अदर लगेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यही इतना सा रूल है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन का बस। ठीक है ना। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल की तरफ पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो रूल है ना, ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा बार, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रूल नंबर 36। आप में से किसको ये पता है कि हु और होम इसका यूज़ किस तरह से होता है? किसी को आइडिया है? नहीं है, करवाने की ज़रूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ। हु का यूज़ पढ़ने वाले हैं हम, और होम का यूज़ भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हु किसके लिए यूज़ होता है हमारा? किसी को आइडिया? हु यूज़ होता है हमारा जिस सेंटेंस में जो का सेंस आए। हिंदी में तो पहली बात तो ये समझो। और whom यूज़ होता है जिस सेंटेंस में जिससे का क्या है? जिससे का मतलब है। ठीक है ना। अगर किसी सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमें जो कहना पड़ रहा है, जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब दो क्लॉज को हम जोड़ते हैं,
तो हमारा वहाँ पे हु लगेगा, और अगर जिससे प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पे हुम लगेगा। ये तो एक सिंपल सी बात होगी, बच्चों को पता होगी। लेकिन इसको हम एरर्स में कैसे देखेंगे? हु यूज होता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ही, सी, दे, आई एंड वी, यानी कुल मिला के सब्जेक्टिव केस के लिए हमारा क्या यूज़ होता है? हु यूज़ होता है। किसके लिए? सब्जेक्टिव केस के लिए। इतनी सी बात आपको समझनी है। और हुम किसके लिए यूज़ होगा हमारा? ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए। किसके लिए? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ओके रिपोर्ट है कि नहीं है? अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस तरह से यूज़ होता है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्टिव केस और एज अ ऑब्जेक्टिव केस। आपको एग्ज़ाम्स में एरर्स दी जाएंगी कुछ इस तरह की जो मैं लिखने वाला हूँ, आप करके बताइएगा, दिमाग लगाइएगा कि इसमें क्या लग रहा है। मैंने आपको बता दिया ना, हु यूज़ होगा आपका जब जो का सेंस आएगा, हुम यूज़ होगा जब जिससे का सेंस आएगा, और हु हमेशा सब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ होगा और हुम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ होगा। ये बेसिक सी बात है, ठीक है। अब जैसे आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैरी वॉज अ साइंटिस्ट। मैरी क्या थी? एक साइंटिस्ट थी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लगने वाला है, हु या हुम वॉन 2 प्राइजेस, जो कि 2 प्राइजेस जीते थी। अब यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है? देखो जो सेंस आ रहा है यहाँ पे, उस हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हम हु लगा सकते हैं, यहाँ पे हम हु लगा सकते हैं। चलो एक तो तरीका हमने सीख लिया कि जो का सेंस यहाँ पे आ गया तो हमने यहाँ पे हु लगा दिया, हमारा सही हो गया। हुम यहाँ पे नहीं लग सकता। प्लस इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? मैरी। और हु किसके लिए यूज होता है हमेशा? किसके लिए यूज होता है हमेशा? सब्जेक्टिव केस के लिए। तो यहाँ पे हु हमारा सब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हु नहीं लगाएंगे तो हम कैसे बताएंगे कि मेरी जो सब्जेक्ट है वही जो थी वो 2 प्राइज जीते थी? कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। सिर्फ इसी वजह से हमें यहाँ पे हु लगाना पड़ रहा है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ओके रिपोर्ट है या नहीं है? मैसेज करके बताइएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द पर्सन। ध्यान से देखिएगा, मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे आपको बताना है हु लगेगा या हुम। हु या हुम हेल्प्ड हिम इज़ माई ओल्ड फ्रेंड, यानी वह पर्सन जिसने मेरी हेल्प करी थी वह मेरा पुराना दोस्त है। तो इनका पुराना कौन है? द पर्सन, ये वाला पर्सन। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? कौन है सब्जेक्ट हमारा? यही हमारा जो पर्सन है, कोई भी हो, यही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो यही हमारा सब्जेक्ट है। तो वह पर्सन जिसने हमारी हेल्प की थी वह हमारा ओल्ड फ्रेंड है। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे? हमेशा हु ही लगाएंगे, यहाँ पे हु नहीं लग सकता। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये दोनों सेंस आपको यूज़ करके देखने हैं, एक तो जो वाला और एक तो सब्जेक्टिव केस वाला। जो फिट बैठे वो आपको यहाँ पे लगा देना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके रिपोर्ट है कि नहीं है? चलो अब अगला एग्जांपल देखो फटाफट से। हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, बट टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको इतने एग्जांपल्स करवा दूंगा। और प्लस मैं बैठा हूँ, आप मुझे कभी मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जो है मिलेगा। आई विल विजिट माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ जाऊँगा जो दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? हु आएगा या हुम आएगा? फटाफट से बताओ क्या आ सकता है यहाँ पे? मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जाऊँगा जो कि दिल्ली में रहते हैं। जो का सेंस आ रहा है तो पहली बात यहाँ पे हु लगा दो। ठीक, क्या लग गया यहाँ पे हु? ये हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी सही था और यहाँ पे भी सही था। अभी तक तो हु हर जगह सही हो रहा है। अब यहाँ पे सीन क्या है? आई विल विजिट माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जाऊँगा। ठीक, अब आप कह दो कि माई पेरेंट्स, यहाँ पे क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्टिव केस होगा अगर देखा जाए तो। ठीक, ये हमारा यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इतना ही अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, मैं मिलने जा रहा हूँ किससे? अपने पेरेंट्स से।
तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेन बंदा कौन है, उसके पेरेंट्स जिससे वो मिलने जा रहा है, और दिल्ली में कौन रहता है, उसके पेरेंट्स। सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे हमें हु लगाना पड़ रहा, जो कि दिल्ली में रहते हैं। होम लिव्ड इन दिल्ली आप नहीं लगा सकते, जिससे दिल्ली में रहते हैं। बात समझ में आ रही है? होम का एक और मतलब होता है होम, नहीं वैसा कुछ नहीं होता, वो हुज होता है, सॉरी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इसलिए हमारा हु यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अच्छा, अगला एग्जाम्पल देखो, नहीं समझ में आया तो आगे और क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा ही इज़ नॉट, ध्यान से देखिएगा और सेंटेंस को समझने की कोशिश करिएगा। साथ साथ मैंने लिखते लिखते आपको ये पता लगा रहा है यहाँ पे क्या लगेगा। ही इज़ वन ऑफ दोज विल हेल्प एवरीवन, विल हेल्प एवरीवन ही मीट्स। वह इंसान जिससे भी मिलता है वह उसकी हेल्प करता है, उसकी हेल्प करता है। ठीक, कौन मिलता है, वह कौन है, ही, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट। मिलता कौन है, यही इंसान, किसी से भी मिला है। तो सब्जेक्टिव केस के हिसाब से यहाँ पे हमारा आएगा हु, ना कि हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आ रही? बात समझ में आई या नहीं आई? सिर्फ इसकी वजह से हमारे यहाँ पे हु आ रहा है, ठीक है या नहीं? ठीक है, समझ में आ गया हु कैसे लगता है या नहीं आया? आ गया ना। अब इसकी चैप्टर लगाना, इसकी जो आपको बुक होगी आपके पास उसको लगाना, आपको समझ में अच्छे से आएगा। बाकी अभी मैं और भी एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, उन सब से आपको धीरे धीरे करके क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका द पर्सन, ध्यान से देखिएगा, टू, हु या फिर हैं, तो वह इंसान, आई एम स्पीकिंग इज़ माई फ्रेंड। वह इंसान जिससे मैं मिला वह मेरा क्या है, वह मेरा फ्रेंड है। क्या है, फ्रेंड है। तो यहाँ पे एक तो सेंस आ रहा है जिससे का, वह इंसान जिससे मैं मिला। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अगर जिससे का सेंस हम देखें तो यहाँ पे हमारा होम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? वह इंसान जिससे मैं मिला तो वह मेरा फ्रेंड है। यहाँ पे जिससे का सेंस आ रहा है तो यहाँ पे होम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्लस यहाँ पे नोट करके आपको एक और चीज़ लिख लेनी है, लिख लीजिए इसको। प्रीपोजिशन के बाद, ये एक आपको रूल बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आप ट्रिक भी समझ सकते हो। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा, ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। इस तरह की चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हैं, उनको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, एरर्स में बहुत कम आएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। बात क्लियर है या नहीं? ओके रिपोर्ट है या नहीं है? इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। तो अगर आप यहाँ पे सेंस नहीं लगा पा रहे हो तो यहाँ पे आपको ये दिख गई है प्रीपोजिशन, तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, और ऑब्जेक्टिव केस लिए हमारा क्या होता है, होम, इसलिए यहाँ पे हमारा होम आ जाएगा, ना कि हूँ। तो वहाँ से भी होम लगा सकते हो आप, ठीक है ना। दो तरीके से हमने यहाँ पे होम लगाया, एक तो जिससे के सेंस से, दूसरा प्रीपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे होम लगाया। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, वह पर्सन, द पर्सन टू होम आई एम स्पीकिंग इज़ माई फ्रेंड। अच्छा, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है बताओ, फटाफट से बताओ, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? देखो, मेन सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे आई, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पर्सन है ये आई, यानी मैं उससे मिला, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ये। और इसी हिसाब से भी यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस लगा सकते हैं, वो हमारा नहीं लग सकता। तो तीन तरीके से हमने देख लिया यहाँ पे कि वो हमारा कैसे आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके रिपोर्ट है कि नहीं है? नहीं आई, कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल देखो, आएगा कैसे नहीं। जैसे मैंने लिखा बाय, मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ, हु लगा, हूँ आपको बताना है। वॉज द रामायण रिटन, यानी कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एक तो यहाँ पे लॉजिक देख लो, पाई लगाए तो कि एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे अब तक। तो उस हिसाब से यहाँ पे होम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस किसने लिखी थी, किसने लिखी थी। होम का मैं आपको एक सेंस बताने जा रहा था जो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। होम में किसने का भी सेंस आ जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसमें इसका भी सेंस जो है आ जाता है। खैर,
इतना कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सीरियस लॉजिक देखना है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, whom, तो यहाँ पे लगा दो फटाफट से, ठीक। प्लस रामायण किसने लिखी थी, बाई whom द रामायण वॉज रिटन, इसलिए हमारे यहाँ पे whom आ रहा है, बिकॉज इस प्रीपोजिशन के बाद whom आ रहा है। प्लस रामायण यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और जिसका भी नाम आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम whom लगा रहे हैं। बात क्लियर है या नहीं है, ओके रिपोर्ट है या नहीं है, आगे बढ़ें। चलो फिर अगला एग्जाम्पल देखो फटाफट से। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है विद, अब मैं छोड़ रहा हूँ स्पेस, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, हु या whom। डिड यू ट्रैवल, आपने किसके साथ ट्रैवल किया, तो एक तो किसने किसका का सेंस आ गया यहाँ पे, इस हिसाब से हमारे यहाँ पे whom लग जाएगा, who नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ होगी, क्या बताइए फटाफट से, क्या होगी यहाँ पे एक और चीज़, एक और चीज़ हो रही है यहाँ पे कि ये हमारी प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए whom यहाँ पे हमारा लगेगा, और जो कि सही होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर हो रही है नहीं क्लियर हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है यानी ठीक है। ये वाला देखिए एग्जाम्पल, इसमें यहाँ पे क्या आएगा, वह पर्सन जिससे मैं मिला, आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, द पर्सन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो वह पर्सन जिससे मैं मिला, वह क्या था, ब्रिलियंट था। कब मिला, कल मिला, ठीक। एक तो यहाँ पे जिससे का सेंस आ रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे whom आ जाएगा, ना कि who आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला, और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, हमारा ये वाला। तो ये whom हमारा आ किसके लिए आ रहा है, हमारा पर्सन के लिए आ रहा है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, इसलिए भी यहाँ पे हमारा whom जो है लगेगा। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है ना। कितना सिंपल है, देखो सिंपल तरीके से समझते जाओगे तो इंग्लिश बहुत ही आसान है, कन्फ्यूजिंग करोगे तो फिर बड़ी मुश्किल है, ठीक है। अच्छा चलो फटाफट से अगला एग्जांपल देखो। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, ये जो मैंने लिखा हुआ सेंटेंस। अब यहाँ पे आप कहोगे सर, अगर आपके अंदर डाउट आ रहा है कि आपने ऊपर लगाया है whom, क्योंकि आपने द पर्सन को कहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अच्छा, आई को कहा है आपने सब्जेक्ट, अच्छा। आप ये बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, बताओ क्या है, द पर्सन। आप कहोगे कैसे सर, आपने तो ऊपर कह दिया ऑब्जेक्ट है, हाँ कह दिया, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक सब्जेक्ट था। यहाँ पे कहाँ आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, मी है, जो कि ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव केस है, मी ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें जो भी भरना है वो हम किसके लिए भर रहे हैं, इस पर्सन के लिए, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। और अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, हो, ना कि whom। बात समझ में आई या नहीं आई। वो किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, इस पर्सन के लिए जो कि मुझसे मिला कल, वो डंप था। आप कहते हो सर सेम जो आपका क्या बोलते हैं, सेम जो सेंटेंस का मीनिंग है वो आपके 8th एग्जाम्पल में भी आ रहा है, 9th में भी आ रहा है, हाँ, पर आपको ध्यान क्या रखना है, सेम बड़ा ही मीनिंग आ रहा है, बट 8th सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ऑलरेडी ये दे के रखा हुआ, दैट इज़ आई, बट 9th जो एग्जाम्पल है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा who आ रहा है। किसके लिए आ रहा है ये हमारा, ध्यान रखिए, सब्जेक्टिव केस के लिए। बात समझ में आ गई या नहीं आई, आ गई या नहीं आई, नहीं आई कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा आपको। ये वाला एग्जाम्पल देखो फटाफट से, इसमें क्या लगेगा, हु या whom, फटाफट से बताओ। अगला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं फिर से यहाँ पे दोबारा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि आपको, मैं ये देखना चाहता हूँ आपको क्लियर हुआ है या नहीं। आ रहा है कुछ समझ में। पहले जो आपको मैंने 10वां नंबर लिखा है उसमें क्या लगेगा, बताइए, एनी आइडिया किसी को। देखो फटाफट से, दोनों सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं, अब यहाँ पे बताना है कहाँ पे हु लगेगा, कहाँ पे whom लगेगा। ही इज़ द पर्सन, वही इंसान है जिसके बारे में सबने सोचा था कि वह जीता है ना। ही इज़ द पर्सन
हु एवरीवन थॉट हैज़ वॉन, या फिर ही इज़ द पर्सन हुम एवरीवन थॉट हैज़ वॉन, यहाँ पे क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ, फटाफट से बताओ। सेम 9th वाले का कॉपी है ये, क्या लगेगा भाई, यहाँ पे देखो ही इज़ द पर्सन, ठीक है, वो क्या है, वह इंसान है, कौन सा जो भी है। तो यहाँ पे एक तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये ही और पर्सन ये दोनों सेम पर्सन के लिए यूज़ हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ही इज़ द पर्सन यानी ये वही आदमी है, ये दोनों अलग अलग नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा बात को। तो इन दोनों को आप सेम कह सकते हो, तो सेम कह सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमें सब्जेक्टिव केस के लिए लगाना है हु या हुम, तो हम क्या लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है हु ही लगाएंगे, ना कि हुम, इसलिए यहाँ पे हमारा हु बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। एवरीवन थॉट हैज़ वन। अच्छा, अगले एग्जाम्पल में आओ। ही आइडेंटिफाई अ गर्ल, उसने एक गर्ल को आइडेंटिफाई किया। ही क्या है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा। अ गर्ल क्या है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। तो ही आइडेंटिफाई अ गर्ल वी फाउंड टू बी द मेन कल्प्रिट, उसने एक गर्ल को आइडेंटिफाई किया जिसे फाउंड किया गया कि इससे जिसे एक मेन कल्प्रिट माना गया, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारा जो भी यहाँ पे आएगा वो हु या हुम किसके लिए आएगा, वो अ गर्ल के लिए। अ गर्ल क्या है हमारी एक ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता है हमेशा हुम, इसलिए यहाँ पे लगेगा हुम, बिल्कुल करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आ रही है। ये किसके लिए लगा है हमारा अ गर्ल के लिए, विच इज़ ऑब्जेक्ट, दिस इज आई विल यूज हियर ऑब्जेक्टिव केस दैट इज हुम। अभी क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, अभी भी डाउट चल रहा है दिमाग में। एक लास्ट एग्जांपल देखो इसका, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आप समझ गए होगे, नहीं आ रहा तो मेरे को मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे कहीं पे भी। एक अगला एग्जांपल देख लो। आई नो द बॉय, आई नो द बॉय दे से हैज स्टोलन द पर्स, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसने पर्स चुराई है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, हु या हुम, बताओ फटाफट से बताओ, लगाओ दिमाग, चलाओ दिमाग, क्या लग सकता है यहाँ पे। हमें यहाँ पे क्या देखना है, मैं एक लड़के को जानता हूँ, ठीक है ना। आई नो द बॉय हु या हुम दे से हैज स्टोलन द वॉच। देखो यहाँ पे जो दे लगा है ना, ये यहाँ पे एक अलग क्लॉज शुरू हो रहा है कॉमा के बाद, तो यहाँ पे हमारा एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। स्टोलन द पर्स यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट है, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है और द बॉय लिखा है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कोई ना कोई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। एक ये भी यहाँ पे वर्ब दे रखी है और एक ये भी यहाँ पे वर्ब दे रखी है। अच्छा, दे के लिए तो वर्ब लगी है से, समझ में आ रहा है। ये स्टोलन जो वर्ब लगी है वो किसके लिए लगी है, आई भी आपका एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसके लिए वर्ब लगी है नो, कौन सी, के एन ओ डब्ल्यू, नो, इसके लिए ये लगी है वर्ब। द बॉय के लिए वर्ब कहाँ गई, अभी हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई, बताओ कहाँ गई। तो यहाँ पे ये भी एक तरह से एज सब्जेक्ट काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा, दिस इज़ नॉट अ ऑब्जेक्ट। और इसी वजह से यहाँ पे इसकी जो वर्ब है उसको कंप्लीट करने के लिए स्टोलन जो कि वर्ब है, द बॉय स्टोलन द वॉच से कनेक्ट कर दे पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से यहाँ पे लगेगा हु ना कि हुम। उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा आपको शायद परेशानी हो रही है, बट परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसी तरह से आपको इस सेंटेंस को समझना है। एक बार क्लास और देख लेना अगर नहीं समझ में आ रही है तो, ठीक है, और प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को करने की, समझने की कोशिश करना क्या आपको बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, दैट इज़ रूल नंबर 37। इसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वन, ठीक है, ध्यान देखिएगा, वंस एंड वंस, ये तीन तरह से वन वंस वंस लिखा जाता है। इसको सेंटेंस में किस तरह से हम यूज़ करते हैं, हमें यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे समझनी है,
ठीक है, देखो फटाफट से कैसे यूज़ करते हैं। ये जो वन होता है आपका, ये किस किस तरह से होता है? एक तो यूज़ होता है आपका प्रोनाउन की तरह, एक यूज़ होता है ये आपका एडजेक्टिव की तरह। कैसे यूज़ होगा आगे आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। हम सीधे पहुँचते हैं एग्जाम्पल्स में, उसी से आपको समझाया जाएगा ये। ठीक, तो पहला जो एग्जाम्पल है आपका वो है, लिखा हुआ है वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। नाउन क्या है? क्या है नाउन हमारा? ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउन है हमारा स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक। ऑफ क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। और मैंने आपको पहले बताया था प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन तो आया है। मैंने आपको पहले कुछ और क्लास पहले बताया था, ठीक है ना। आ गया हमारा। तो वन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारा ये एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई? ये सेंटेंस सही है नहीं या नहीं सही है? बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया भी है। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, हमेशा। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर आती है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। वन ऑफ द, वन ऑफ लगा है उस पर नाउन आया है, फिर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? वो हमेशा सिंगुलर आएगी। ये बात समझ में आ गई? चलो अगला एग्जाम्पल देखो फटाफट से। अच्छा, इस सेंटेंस में जो मैंने लिखा है यहाँ पे वन किस तरह से यूज़ हो रहा है? ये क्या है? एक स्टूडेंट। ये क्या है? नाउन। और नाउन को कंप्लीट कौन करता है? हमारा एडजेक्टिव। ये हमको पता है, इसलिए हमारा यहाँ पे वन हमारा एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, ध्यान से दिमाग लगाना। क्या वन वहाँ पे एज अ कैसा यूज़ हो रहा है? प्रोनाउन या एडजेक्टिव? इस वाले एग्जाम्पल्स में वन कैसे यूज़ हो रहा है? देखो सीधा सीधा यहाँ पे हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक, ये आ गई हमारी वर्ब, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कैसे यूज़ हो रहा है भाई? वन। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारा एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। यहाँ पे कैसे यूज़ नहीं हो सकता? कैसे यूज़ नहीं हो सकता है हमारा? एज अ एडजेक्टिव नहीं यूज़ होता, क्योंकि यहाँ पे वन के बाद कोई नाउन ही नहीं है। अगर ये एडजेक्टिव होगा तो कोई ना कोई होना चाहिए नाउन, इसको कोई क्वालिफाई करेगा। जब नाउन ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा ये? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो अगला एग्जाम्पल देख। इससे एग्जाम्पल लिखा हुआ, गांधी सेड दैट वन शुड रिस्पेक्ट देयर और वन रीजन। ऑब्वियस सी बात है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी के हिसाब से आपका क्या आता है? क्या आता है आपका? उसी के हिसाब से आपका पैसिव केस आता है। तो वन के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं वंस, इसलिए हमारा ये सही होगा, देयर यहाँ पे गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलो अगला एग्जाम्पल देखो। लिखा हुआ वन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज हर और वंस। वो यहाँ पे क्या लगेगा? वंस लगेगा यहाँ पे? नहीं, गलत। अब वन देख के लगा दो वंस, गलत है भाई। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है आपका, ये यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ना कि वन। वन आपका यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? हिज। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्यों हमारा हिज लगा यहाँ पे? चलो अगला एग्जाम्पल देखो। ये दो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, बात को समझना है। यहाँ पे क्या समझना है? आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन। मुझे ब्लू पेन नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए? आई वॉन्ट द रेड वन। तो हमने यहाँ पे वन यूज़ कर लिया, आप पे हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन सेवन्थ एग्जाम्पल से क्या लिखा है? आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन्स। यहाँ पे पेन्स क्या हो गया आपका? प्लूरल हो गया। इस हिसाब से आई क्या करेंगे हम? आई वॉन्ट द रेड वंस। मुझे ब्लू पेन्स नहीं चाहिए, मुझे रेड वंस चाहिए, इसलिए यहाँ पे वंस आया, बिकॉज प्लूरल फॉलो प्लूरल। बात समझ में आ गई? यहाँ पे वन क्यों लगा, वंस क्यों लगा? और इस तरह का जो वंस है ये हम कब यूज़ करते हैं? ये वाला। बात समझ में आ गई? तीनों के यूज़ हमने यहाँ पे देख लिया और वही हम सीखने यहाँ पे इस रूल में आए थे। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो इस क्लास को हम यहीं पे करते हैं रैप अप। इनको ज्वाइन करना है और ज्वाइन बटन में क्लिक करके इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में एरर सॉल्व करने में। ठीक है, ज्वाइन बटन में क्लिक करो, इंग्लिश प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करो। सारी PDF सब कुछ जो आपको दिया जाएगा, ब्लैक बुक वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगी। इंग्लिश की बुक भी मिलेगी, PDF मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, ब्लैक बुक मिलेगी जहाँ से आप वो कैप से याद कर सकते हो। प्लस आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करो, इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच ले लो, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।